जय हिंद बच्चों, मैं रामेन सिंह आप सभी का वॉरियर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने निसर्ग और अम्फान जैसे चक्रवातों से रिलेटेड इश्यूज को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको ट्रेडिशनल प्लस करंट से रिलेटेड इश्यूज को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो साइक्लोन मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। ऐसे साइक्लोन जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे बनते हों, के बीच बनते हों, ऐसे साइक्लोन्स को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इस रीजन में जो भी साइक्लोन्स बनते होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और इसके बियॉन्ड जो भी साइक्लोन बनते हैं उन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन को रीजनल वाइज अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और ये वाला टॉपिक एनडीए के 2016 या 17 के पेपर में मैचिंग के रूप में पूछा भी गया है। जैसे कि दे देंगे विली विली किस रीजन में बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के रीजन में। टाइफून जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उस किस रीजन में उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, तो साउथ चाइना सी के रीजन में। और जो हरिकेन है उसे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार टॉर्नेडो एक थोड़ा सा डिफरेंट साइक्लोन होता है। ये जितने साइक्लोन हैं जो ट्रॉपिकल में विली टाइफून और हरिकेन आपने पढ़ा है वो सब सी सरफेस पे बनते हैं। और इकलौता एकमात्र टॉर्नेडो ऐसा साइक्लोन है जो लैंड के सरफेस पे बनता है। तो याद रखिएगा, सारे साइक्लोन सी सरफेस पे बनते हैं, सिर्फ टॉर्नेडो को छोड़ के। टॉर्नेडो एक ऐसा साइक्लोन है जो लैंड सरफेस पे भी फॉर्म होता है। आप जैसे देख रहे होंगे बोर्ड पर भी जो ये तीनों मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन लिख रखे हैं, ये अलग है और टॉर्नेडो को थोड़ा सा अलग लिख रखा है। ऐसा इसलिए मैंने किया है क्योंकि इन जो तीनों साइक्लोन है इसको सैफिर सिम्पसन स्केल पे मापा जाता है, जबकि टॉर्नेडो की इंटेंसिटी को हम फुजिटा स्केल पे मापते हैं। ये क्वेश्चन भी एनडीए सीडीएस के और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हरिकेन की इंटेंसिटी को किस स्केल में मापा जाता है। तो बच्चों किस स्केल पे मापा जाता है? इसको सैफिर सिम्पसन के स्केल पे इसको मापा जाता है। और टॉर्नेडो को बेसिकली फुजिटा स्केल में मापा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एनडीए के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि साइक्लोन के फॉर्मेशन में कौन कौन से कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल पार्ट है और इसको आप लोगों ने इसको आप लोग अगर नहीं पढ़े तो इसको आपको पढ़ाया जाएगा और जो आने वाले बच्चे होंगे उनको क्लास में पढ़ा दिया जाएगा डिटेल में। इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट अपने करंट अफेयर के इश्यूज पे आऊँगा कि जो अम्फान और निशान साइक्लोन है, चक्रवात है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि साइक्लोन या चक्रवात फॉर्म होने के कंडीशन क्या क्या हैं। तो SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर से 60 मीटर बिलो तक अगर एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, इतना मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। इसीलिए एटलीस्ट मैंने लिखा है 28 या 28 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बना रहेगा तो ऐसे चक्रवात को हम लोग, ये जो कंडीशन होती है ये चक्रवात के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स भी साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, इसलिए इस वाले रीजन में साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसी को हम लोग डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है साइक्लोन फॉर्मेशन का? तो थर्ड कंडीशन है हाई ह्यूमिडिटी इन
ट्रोपोस्फेयर। आपको जब आप नॉर्मल लेक्चर लेंगे ज्योग्राफी के तो उसमें पढ़ाया जाएगा जो वायुमंडल की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें आपको 4 प्रकार की परतों को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता होगा कि ओजोन गैस पाई जाती है, उसके ऊपर मीजोस्फेयर और सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर को भी लास्ट में 2 पार्ट में तोड़ दिया जाएगा, एक आइनोस्फेयर और दूसरा थर्मोस्फेयर। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल की संरचना में, उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और इस वाले रीजन में ह्यूमिडिटी का होना साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो चौथा कंडीशन है लैक ऑफ वर्टिकल विंड शेयर, मतलब जो ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन, विंड शेयर मतलब वायु कर्तन होता है, जो ऊर्ध्वाधर वायु कर्तन उसकी कमी होना भी बहुत जरूरी होता है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। वायु कर्तन मतलब ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो विंड होती है उसकी डायरेक्शन या स्पीड उसमें सडन चेंज हो जाता है, उसमें सडन चेंज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड शेयर बोलते हैं। तो बच्चों ये 4 कंडीशन तो बहुत ही नेसेसरी है किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। पहला, एवरेज टेम्परेचर, जो सी सरफेस टेम्परेचर उससे बिलो 60 मीटर तक एटलीस्ट 28 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। दूसरा रीजन, जो विंड शेयर है वो उसकी कमी होनी चाहिए ट्रोपोस्फेयर में। जो तीसरा कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड, कि कोरियोलिस फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो थर्ड कंडीशन है वो हाई ह्यूमिडिटी की है। ये चारों कंडीशन किसी भी साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ कोरियोलिस फोर्स में मैंने एक एक्सेप्शन लिख रखा है, अपवाद, फानी एक्चुअली में पिछले अक्टूबर-नवंबर के टाइम 2019 में आया था और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का साइक्लोन है और इस साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा साइक्लोन है जो आजकल ऐसे फिनोमेना शो कर रहे हैं जो मोस्टली इंडियन जो ओशन में साइक्लोन्स आ रहे हैं उनमें देखा जा रहा है। जैसे कि पहला कि ये देखिए 2 डिग्री नॉर्थ पे ये इसकी सोर्सिंग हुई है, इसकी उत्पत्ति 2 डिग्री नॉर्थ पे हुई है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोल्ड्रम वाले बेल्ट में जहाँ कोरियोलिस फोर्स 0 होता है वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसका फॉर्मेशन हुआ है 2 डिग्री नॉर्थ पे। क्यों? क्योंकि जो ITCZ का बेल्ट है वो ऊपर मूव कर गया होगा और 2 डिग्री नॉर्थ पर टेम्परेचर हाई हो गया होगा। फिर इस जो नॉर्मल साइक्लोन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन वो मोस्टली 4 to 5 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं अपने उत्पत्ति से लेके लैंडफॉर्म तक का। और जो फानी वाला साइक्लोन था वो 7 से 8 दिन तक बना हुआ था। इसकी वजह से इसने अपना डायरेक्शन को भी चेंज किया था। जो नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है वो रिकवरिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिकवरिंग अभी जैसे आपने निसर्ग में भी देखा और इससे पहले जो ओखी चक्रवात आया था और फानी चक्रवात, इन सारे चक्रवातों में रिकवरिंग का एक फिनोमिना देखा गया है। तो रिकवरिंग क्या होता है आइए ये देखते हैं। जैसा कि नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे अर्थ में जो प्लेनेटरी सिस्टम्स होते हैं, प्लेनेटरी विंड्स होते हैं, वो ईस्टर्लीज चलते हैं अगर ट्रॉपिकल वाले रीजन में होंगे, और जो 30 से लेके 60 डिग्री तक के बनते हैं, 30 से लेके 60 डिग्री तक होते हैं, वो वेस्टर्लीज चलते हैं। ये आपको क्लास में भी पढ़ाया जाएगा पूरा विंड सिस्टम कैसा बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि जो 30 से 30 के बीच में होंगे वो ईस्टर्लीज कहलाता है। इस ईस्टर्लीज की वजह से अगर यहाँ पर भी कोई साइक्लोन फॉर्म होता है तो वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट की तरफ चला जाएगा इन ईस्टर्लीज की वजह से। अब रिकवरिंग का जो फिनोमेना होता है उसको आइए समझते हैं। पहला साइक्लोन,
साइक्लोन जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसको क्लास में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में ये हमेशा वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमता है। यहाँ पर इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं अपने करंट रिलेटेड इश्यूज़ को मिस कर जाऊँगा अगर उस टॉपिक पे गया मैं। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो साइक्लोन होता है वो नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होता है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त। अब जो रिकवरिंग का फिनोमेना होता है वो फिनोमेना जस्ट उल्टा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गुगली वर्ड यूज़ किया कि ये आपको याद रहे। तो जैसे बॉलर होते हैं जो ऑफ स्पिनर होते हैं, अगर अपने ऑफ स्पिन करते समय वो लेग स्पिन कर देते हैं तो उसे गुगली बोला जाता है। वैसे ही मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जो विंड होती है वो, जो साइक्लोन होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं। अगर यही साइक्लोन रिकवरिंग की वजह से वेस्ट टू ईस्ट मूव करने लगे, वेस्ट टू ईस्ट मूव करने लगे तो उसे रिकवरिंग का फिनोमिना कहा जाता है। और ये रिकवरिंग का फिनोमिना किस वजह से होता है? वो मेनली पोलर कोल्ड एयर की वजह से होता है। जो ध्रुवीय पवनें होती हैं, ध्रुवीय पवनें जो ठंडी हवाएं होती हैं, उन ठंडी हवाओं को पोल से लेके पोल से इक्वेटर की तरफ उन्हें भेजती रहती हैं, जिसकी वजह से ये जो साइक्लोन फॉर्मेशन में इंटरवीन करती हैं और उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। बेसिकली आपको पता होगा जो ट्रॉपिकल जेट बनती रहती हैं ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं और इन्हीं हवाओं के प्रभाव में आकर इन साइक्लोन की डायरेक्शन अगर ईस्ट टू वेस्ट होती है और इन प्रभाव की हवाओं के प्रभाव में, इस जेट के प्रभाव में आकर इनकी डायरेक्शन चेंज होकर कैसी हो जाती है? ईस्ट की डायरेक्शन में हो जाती है। इसी फिनोमिना को रिकवरिंग कहते हैं। रिकवरिंग जस्ट उल्टा होता है। और क्यों होता है? आपको ऑप्शन में आएगा पोलर कोल्ड एयर की वजह से, तो ये 100% टिक मारना है आपको। और पोलर कोल्ड एयर क्यों ऐसा फिनोमेना शो करता है? क्योंकि ये जो कोल्ड एयर है उसको पोल टू इक्वेटर की ओर भेजती है, पोल टू इक्वेटर की ओर भेजती हैं। इंडिया में रिकवरिंग की फिनोमिना अभी रिसेंट में कहाँ देखा गया है? तो ओखी चक्रवात में देखा गया है, फानी में देखा गया है और निसर्ग में। इस तरह इंडिया में जो रिकवरिंग का फिनोमिना है वो देखा गया। आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि जो हमारा निसर्ग जो साइक्लोन है वो अरब सागर में उसका फॉर्मेशन हुआ था, उसका सोर्स हुआ था और अरब सागर में फॉर्मेशन होने की वजह से उसको ओमान की तरफ जाना चाहिए। इधर ओमान और अरब पेनिनसुलर है तो इधर की ओर उसको मूव करना चाहिए, लेकिन रिकवरिंग फिनोमिना की वजह से ये इधर की ओर वेस्ट की ओर ना जाकर ईस्ट की ओर मुड़ गया और इधर मुंबई और गुजरात वाले रीजन को इसने प्रभावित किया। इसी प्रकार जब फानी चक्रवात आया था पिछली बार तो IMD ने उसको प्रेडिक्ट किया था कि ये कहीं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट पे आना चाहिए, लेकिन रिकवरिंग फिनोमेना की वजह से ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया था। तो रिकवरिंग एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो पोलर कोल्ड एयर की वजह से घटित होता है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में ये फिनोमेना और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने की वजह से जो रिकवरिंग फिनोमेना है वो और इंक्रीज होगा। तो ये रिकवरिंग फिनोमेना था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने का ट्राई करिएगा। मान लीजिए जो आपको दो सेंटेंस दिया जा रहा है, बताने की कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। पहला सेंटेंस, जो नॉर्मल साइक्लोन होते हैं वे ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, जो रिकवरिंग साइक्लोन्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। आपको बताना है ये ए पॉइंट सही है या गलत है। जो दूसरा पॉइंट है, जो नॉर्मल साइक्लोन्स होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जो रिकवरिंग साइक्लोन्स होते हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। आपको इन दोनों का आंसर देना है कि 1 सही है कि 2 सही है, या सी ऑप्शन 1 2 दोनों सही है, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट
पार्ट समझते हैं जो अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने उठाया है, अम्फान और निसर्ग साइक्लोन के बीच में डिफरेंस। इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें इंडिया पेनिनसुला पे आना पड़ेगा। आपको पता है इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है। बे ऑफ बंगाल में जो भी एक तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो अक्टूबर नवंबर में साइक्लोन बनते हैं वो हमेशा ज़्यादा बनेंगे, उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अप्रैल और मई के साइक्लोन से। उसी प्रकार बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बनते हैं, इसका रीज़न आपको क्लास में बताया जाएगा डिटेल में कि अक्टूबर और नवंबर में ही साइक्लोन क्यों आते हैं, अप्रैल मई में क्यों आते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो वाटर होता है, वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो लैंड फॉर्म होता है वो मई जून के टाइम ही गर्म हो जाता है, और जो इधर जल होता है बे ऑफ बंगाल का, वाटर होता है, वो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वो गर्म होते होते अक्टूबर नवंबर पहुँच जाता है। ये बेसिक रीजन होता है। आते हैं देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बनते हैं वो मोर पावरफुल होते हैं इन कंपेरिजन टू अरेबियन सी। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? तो सबसे पहला रीज़न कि जो बे ऑफ बंगाल में हाई रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल, और दूसरा रीज़न है यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर होता है वो उसका ड्रेनेज होता रहता है कॉन्टिन्यूअस। ड्रेनेज होने की वजह से उसमें वाटर रिजुनेशन होता रहता है, नया जल हमेशा मिलता रहता है इस वाले बे ऑफ बंगाल को, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला हॉट वाटर होता है और नीचे वाला कोल्ड वाटर होता है, इसमें मिक्सिंग नहीं हो पाती है। मिक्सिंग ना होने की वजह से हमेशा हॉट वाटर ऊपर बना रहता है, उसी की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और लो प्रेशर जनरेट होने की वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको पता भी होगा, जो साइक्लोन होता है वो लो प्रेशर का एक बेल्ट होता है जिसके चारों तरफ हाई प्रेशर के आइसोबार्स यानी समदाब रेखाएं संकेंद्रित करती रहती हैं इसको, और इसी की वजह से यहाँ पर साइक्लोन्स का निर्माण होता है। तो ये जो लो प्रेशर है ये डिप्रेशन के फॉर्म में अरब सागर पर बन जाता है ड्यू टू हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर की मिक्सिंग न होने की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं कि अरेबियन सी में, एक तो अरेबियन सी में जो चक्रवात साइक्लोन फॉर्म होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं और कम बनते हैं। दोनों रीज़न क्यों? पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर जो वाटर है, यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। आपने बे ऑफ बंगाल में देखा होगा, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी वजह से यहाँ हवाएं उतनी तेजी से नहीं चल पाती हैं, और ये थोड़ा सा ओपन एरिया है अरेबियन सी का, तो यहाँ पर हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। हवाएं तेजी से चलने के कारण यहाँ पर इवोपरेशन बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इस इवोपरेशन की वजह से यहाँ पर हीट लॉस हो जाता है। जब हीट लॉस हो जाएगा तो जो ऊपर का सरफेस है वो क्या हो जाएगा? कम हॉट बना रहेगा, और कम हॉट होने की वजह से यहाँ डिप्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगा, और डिप्रेशन क्रिएट ना होने की वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। दूसरे सबसे बड़ा रीजन क्या है? यहाँ पर कोई भी फ्रेश वाटर नहीं मिलता है। फ्रेश वाटर मतलब जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र से बहुत ज़्यादा वैल्यूम में वाटर आ जाता था, लेकिन नर्मदा और ताप्ती में इतना ज़्यादा वैल्यूम में वाटर नहीं आ पाता है, क्योंकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र हैं ये हिमालयन रिवर्स हैं, और जो नर्मदा और ताप्ती की रिवर्स हैं ये पेनिनसुलर रिवर हैं, इसमें पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए यहाँ पर कोई फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, मतलब सरफेस पे सन आइसोलेशन की वजह से हॉट वाटर होता है, और जो कोल्ड वाटर नीचे होता है उसमें मिक्सिंग बहुत ईजिली हो जाती है। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में बे ऑफ बंगाल में इनका मिक्सिंग इजीली नहीं हो पाता था, और यहाँ पर हो जाता। तो ये दो बड़े रीजन हैं कि अरेबियन सी में कम पावरफुल और कम चक्रवात का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार आपने देख लिया कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में क्यों साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा बनते हैं और अरेबियन सी में कम बनते हैं, और क्यों बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स है वो मोर पावरफुल होते हैं अरेबियन सी की वजह से। तो ये कंडीशन आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है सेंटेंस वाइज, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस जो मेन, अब जब आपने बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के साइक्लोन्स के डिफरेंस के बारे में समझ लिया है, तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप बताइए जो अम्फान और निसर्ग साइक्लोन है, जैसा कि आपको पता है कि जो अम्फान था वो बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ था, जो अम्फान है ये बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ था, जबकि निसर्ग ये अरेबियन सी में जनरेट हुआ था।
तो आप खुद बताइए कि इन दोनों साइक्लोन्स में कौन साइक्लोन मोस्ट पावरफुल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में मैंने बताया कि जो भी साइक्लोन फॉर्म होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, तो इसका मतलब कि जो अम्फान साइक्लोन था वो मोर पावरफुल था इन कंपैरिजन टू निसर्ग। आप स्पीड से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज लिख भी दिया है। कोई डिप्रेशन अगर हो रहा है, बन रहा है, तो 31 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी हवा की। अगर डीप डिप्रेशन है तो 51 से 62 के बीच होगी। साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर बन रहा होगा तो 63 से 88 के बीच में विंड की स्पीड होगी। अगर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है तो 88 से 117 के बीच में विंड की स्पीड होगी। इसी प्रकार वेरी एक्सट्रीम और सुपर साइक्लोन के बारे में हम देख सकते हैं। मैंने इसको इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो अम्फान है। तो अम्फान को हमने सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा था और वेरी सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में अम्फान को रखा था और निसर्ग को हमने सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के कैटेगरी में रखा था। इससे आप समझ सकते हैं कि जब वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है अम्फान और इसकी स्पीड लगभग आपको 180 से 220 किलोमीटर पर आवर की थी, तो इसका मतलब जो अम्फान होगा वो मोर पावरफुल होगा इन कंपेरिजन टू निसर्ग। और निसर्ग जो फिनोमिना शो किया था और जो अम्फान ने फिनोमिना शो किया था वो रिकवरिंग का फिनोमिना था और रिकवरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने प्रेजेंट कर दिया है। इसी प्रकार आने वाले वीडियो में और करंट अफेयर के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड इश्यूज होंगे आपको वॉरियर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। आप अपनी तैयारी हमारे साथ इसी प्रकार जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।